हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के शानदार क्लास में हम लेकर आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपकी जो किताब है उसकी संपूर्ण किताब के पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरी सभी किताब आपकी जो फिजिक्स की बुक है पूरी किताब के महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो सभी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपके 70 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बस आपको चैनल पर बने रहना है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए हीरा साबित होने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी भी और शानदार तरीके से हो सके। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कूलाम का नियम। इस वीडियो के अंदर पूरी किताब के महत्वपूर्ण देखेंगे प्रश्न। देखिए, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, कूलाम के नियम को आज मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, कूलाम क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट था, उसने अपना नियम दिया तो उसी के नाम से उसके नियम को हम जानने लगे। जैसे मान लीजिए अगर किरचॉफ का नियम थे, हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत दिया, इसी प्रकार से जिस साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया उस साइंटिस्ट के नाम से ही उस नियम को हम जानने लगे। तो इसी प्रकार से जो एक कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नियम दिया, तो इसीलिए हम इस नियम को कूलाम के नियम से नाम के जानने लगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? अगर किसी इस नियम के अनुसार, देखिए आपको इतना तो लिखना ही है, सब हर क्वेश्चन में लिखना, अगर कोई नियम आता है, इस दो स्थिर बिंदु आवेश, अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं वो कैसे हैं? स्थिर हैं, जिनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है वो क्या होगा? दोनों आवेशों के, मान लीजिए ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, इन दोनों आवेश के बीच में जो बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी जो होगी उन्हें, यानी कि जो आर होगी, जो आर उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 में व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और वर्ग का मतलब दूरी के वर्ग के, तो दूरी जो है वो आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए इसके आगे हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने दो आवेश कौन थे? हमारे थे Q1 और Q2 थे, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित थे। उनके बीच में लगने वाला जो बल था वो दूरी पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बल के आवेश के कितना था? अनुक्रमानुपाती। तो Q1 Q2 r f अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती जो है मतलब समानुपाती। ठीक है, और जो उनकी वर्ग की बीच की जो दूरी थी उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में आएगा उसी को व्युत्क्रमानुपाती। तो एक नियम तो ये था, एक नियम तो ये था, यानी कि दो नियम हमारे पास थे। अब हमें क्या चाहिए? कूलाम का नियम चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नियम को आपस में मिलाने पर, या आप लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा जो अनुक्रमानुपाती का साइन आया, और जहां पर एक था जब इसकी मल्टीप्लाई हमने की तो जो Q1 Q2 तो यहां पर आ गए Q1 Q2 F इक्वल टू F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 पर आर स्क्वायर आया। ठीक है, जहां हमने देखा क्या, इसको हमने हटाया और एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा दिया के। अब हमारे पास ये सूत्र आ गया, लेकिन हमें पता चला कि के जो है एक नियतांक है, तो इसके लिए हम मान रखते हैं कितना? के बराबर 1/4πε0। ठीक है, जब हमने समझे माना कि इतना मान रखते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसकी जगह पर, हम जहां पर के था उसकी जगह पर 1/4πε0 क्यों ना लिख रहे, तो हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसको लिख दिया। लेकिन फिर हम जो आगे और बढ़े तो हमें क्या पता चला कि 1/4πε0 है, उसका मान भी कुछ होता है, उसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो मैंने कहा चलो अब इस सवाल को और सरल कर लेते हैं। जब मैंने और सरल किया तो हमारे पास कुछ फाइनली कुछ सबसे लास्ट में जो आया वो F बराबर आ गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 पर आर स्क्वायर। और यही हमारा फाइनली सूत्र है, दोनों सूत्र हैं। अगर आप यहां तक सॉल्व करते तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये कभी नंबर नहीं कटेगा। अगर 2 नंबर में आता, मान लीजिए 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में, अगर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है चालक क्या होते हैं? जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? चालक की आपको परिभाषा देखना। देखिए, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, ऐसा कोई पदार्थ हो जिसमें हम क्या वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता हो, जिनमें अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आसानी से उसमें बह जाती है। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे अगर लोहा, चांदी और इससे आदि भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हमें बात करती है भंजक की। भंजक विभवांतर क्या है? भंजक विभवांतर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। देखिए,
भंजक विभवांतर क्या होता है, जो कोई संधारित्र होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो लगने वाला अधिकतम विभवांतर। देखिए समझिए, जो संधारित्र होता है उनकी जो प्लेट होती है उनके बीच में लगने वाला वह अधिकतम विभवांतर, उनके बीच में वो लगने वाला वह अधिकतम विभवांतर, इस शब्द को आप ध्यान रखना, अधिकतम विभवांतर, ठीक है, जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत, प्लेट जो है उनके बीच में जो परावैद्युत रखा है उसमें भंजन होने लगता है, उसमें क्या होने लगता है, वैद्युत भंजक होने लगता है, और इसे भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ क्या थे? देखिए ऐसे परिपथ जिस परिपथ में अवयव का प्रतिरोध विभवांतर बदल जाने के साथ बदल जाता हो, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। और इनकी अगर आप एक परिभाषा और लिखेंगे तो ओम के नियम का ना पालन करने वाले परिपथ को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परिपथ। फिलहाल वो परिभाषा आपकी काम चला हुआ है, लेकिन ये परिभाषा आपकी क्लियर है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, स्टैंडर्ड परिभाषा है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम क्या है? देखिए किरचॉफ के दो नियम थे, एक संधि का नियम, एक था बंद पास का नियम। किरचॉफ का नियम हम इस तरीके से हेडिंग डाल दें, फिर लिखेंगे संधि का नियम। देखिए संधि का नियम क्या था? यदि किसी परिपथ पे संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? शून्य। मान लीजिए कोई धाराएं आ रही थी इधर उधर से, और अगर ये जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी। मान लीजिए आ रही थी इधर, ये जा रही थी, इन पर जो A1 I2 धारा, I1 I2 इस तरीके से धाराएं मान लेंगी, और जो इन पर मान लीजिए कि इसमें जो बीच पर केंद्र पर जो मान होगा वो सदैव कितना होगा? सिग्मा I बराबर होगा शून्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बंद पास का नियम। देखिए बंद पास का नियम क्या था? किसी वैद्युत परिपथ में, किसी भी परिपथ में, किसी बंद पास में लगने वाले लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल बीजीय योग उस पास में विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। उस जो पास होगा उसमें जो बीजगणितीय योगफल होगा, बीजीय योगफल होगा, वैद्युत वाहक बल के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। सिग्मा IR बराबर होगा सिग्मा ई, और सिग्मा ई का मतलब है वैद्युत वाहक बल। ठीक है, और सिग्मा तो गुणनफल के लिए लगा गया है। तो आई होप एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इससे आगे के क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द्विपात कोण क्या होते हैं? द्विपात कोण क्या है? देखिए एक क्वेश्चन आता है द्विपात कोण क्या है, ये क्वेश्चन आता है नमन या नति कोण। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते जाते रहते हैं, इधर उधर आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम समझ लेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा नहीं छूटेगा। देखिए अगर द्विपात कोण की बात करें तो द्विपात कोण क्या होते हैं? देखिए द्विपात जो कोण होते हैं इनका जो मान होता है हर स्थान पर कैसा होता है स्टूडेंट? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसी को हम समझते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, देखिए चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर आप पर्टिकुलर एरिया पर हैं, उसमें चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोई एक न्यूनतम कोण बनेगा उसे ही उस स्थान का क्या कहेंगे? द्विपात कोण। और इसका मान जो हमने नोट पॉइंट में इसलिए आपको लिखवा दिया है कि इसका मान अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में बनने वाला है कि द्विपात कोण का कहाँ मान कहाँ पर भिन्न भिन्न होता है, तो अगर उसका एक ऑप्शन मिलेगा भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नमन कोण या नति कोण को। नमन कोण या नति कोण को आपको करना है क्या? परिभाषित करना है वह स्थान जहां किसी स्थान पर, आप समझिए ये जो परिभाषा लिखी इसी को अकॉर्डिंग हम समझा देते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई एक पार्टिकुलर स्थान है वहां पर क्या है? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देना है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और इसका आपको मात्रक भी लिखना है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा इसका मात्रक। देखिए परिभाषा और इसका मात्रक तो कभी कभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मात्रक तो पहले आप ध्यान रखना है। इसका मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक तो हेनरी होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का स्वप्रेरण जो गुणांक होगा चुंबकीय फ्लक्स की जो ग्रंथियों की संख्या होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, और जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, और कब होती है? जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, इसकी शर्त है, और इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? हेनरी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कभी कभी यही क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र पर टिप्पणी करना। किसी देखिए समझिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय वस्तु लोहा कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करे? आकर्षित या आकर्षित कर सके या खींच सके, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विचलन कोण क्या है। जो विचलन कोण होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए प्रिज्म पर आपतित पर अगर मान लीजिए कोई प्रिज्म है, उस पर कोई किरण आपतित हो रही है, आपतित की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। कोई किरण आ रही है तो उससे जो अपवर्तन के बाद जो किरण निकलेगी और उससे जो विचलन जो निर्गत किरण निकलेगी, उनके जो बीच में, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे ही हम विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्योंकि स्टूडेंट हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बना के रखे हैं, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, किन शर्तों पर निर्भर करती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी जो होती है उसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, उसके जो पृष्ठ की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, उस पर भी निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर, अपवर्तन तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, तो इतनी बातों पर निर्भर करती है। ये बात हो गई, ये बात हो गई, और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। स्वच्छ आंख का निकट बिंदु जहां हुआ, दूर बिंदु कहां होता है। देखिए आपको दोनों बताने, निकट और दूर दोनों बताने। देखिए निकट बिंदु कहां होता है, 25 सेंटीग्रेड पर, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और इसका दूर बिंदु कहां होता है, अनंत, इसकी कोई दूरी नहीं होती, इसका दूर बिंदु तो अनंत होता है, लेकिन निकट बिंदु कहां होता है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हम आपको डेरिवेशंस का वीडियो, न्यूमेरिकल्स का वीडियो संपूर्ण किताब का देने वाले इसी चैनल पर, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम आपको अच्छे से वीडियो देते रहेंगे। नेक्स्ट, जो आंख होता है उसकी समंजन क्षमता पर टिप्पणी आपको करना है। जो आंख होती है उसके समंजन क्षमता पर। देखिए मान लीजिए आपकी समंजन क्षमता क्या होती है, आप आंख में अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। पहले कुछ ज़्यादा दूर का देखते हैं, फिर आपको कहीं नगीचे की देखने की होती है ज़रूरत, तो आप वो देखते हैं, तो इसे की कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। लेकिन अब जब जो भी ओल्ड एज के हो जाते हैं उनमें कम क्षमता होती है, कम होती जाती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक, कम या ज़्यादा लिख सकते हैं या अधिक लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। ज़्यादा या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता हम कहते हैं या समंजन क्षमता कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र को परिभाषित करना है। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र की हमें परिभाषा देना है। देखिए किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम है, उसमें समान कला में स्थित रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी जल्दी से सब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए डेरिवेशन का वीडियो लेकर आने वाले हैं, न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का और नियम का वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसीलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रकाश की तरंग रूप में प्रकृष्ट होती है। यानी कि सीधे समझिए, आपको उन घटनाओं का उल्लेख करना है, उन शर्तों को बताना है जिससे कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। ये बात उसको क्लियर कर सकें हम। ठीक है, देखिए प्रकाश व्यतिकरण की अगर हम देखें तो प्रकाश की व्यतिकरण से हम बता सकते हैं प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ध्रुवण की घटना अगर देखें, या फिर हम वर्ण विक्षेपण की घटना देखें, आदि घटनाओं से प्रकाश को तरंग प्रकृति की पुष्टि करी जाती है, करी जा सकती है, या हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। किस अवस्था में हो कि पदार्थ रेखीय एक स्पेक्ट्रम जो होता है उसे उत्सर्जित करे, तो परमाणविक अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में स्टूडेंट, परमाणविक अवस्था में जो प्रकाश होता है वो क्या उत्सर्जित करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देख लीजिए क्या खूबसूरत डायग्राम बना है, हमसे लगता है जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, फिर हम आपको इसी को समझाते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, जो बोर और की जो कल्पनाएं चल रही थी उसी को, कल्पना को खंडित करने के लिए और अपने प्रयोग करने के लिए रदरफोर्ड ने भी चैन से नहीं बैठे और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी अपने प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया, तो क्या किया, उन्हें अल्फा कणों की बमबारी की, किस पर की, किसी प्लेट पर की। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें पहले तो उन्हें क्या किया कि कण को सबसे पहले डाला कहाँ, किनारे। या आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू को आपको समझना है सिर्फ। देखिए उन्होंने सबसे पहले किरण डाला ऊपर, तो ऊपर क्या हुआ कि कोण जो कण था वो बिना विचलित किए हुए जैसा था वैसे ही निकल गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसके नीचे थोड़ा अल्फा कण डाला, तो उन्होंने क्या किया, जब उसके नीचे डाला तो वो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ जो उससे था कि प्रवर्तित हुआ, अपवर्तित हुआ, कि वो उससे सीधे ना जाकर मुड़ गया। फिर भी डाला, फिर थोड़ा और ज़्यादा मुड़ गया। ठीक है, इसी प्रकार वो डालते गए और जब बीच में आ गए, सेंटर में आ गए, तो उन्होंने क्या देखा कि वो बिल्कुल जैसे ही डाले तो वैसे ही बीच में निकल गया। तो उन्होंने एक चीज़ सिद्ध कर दी कि जो इसका आवेश होता है वो पूरा कहाँ पर होता है, केंद्र में होता है, उसके बीच में स्थित होता है। आप इस डायग्राम को बना लेना। अब हम लोग बात करते हैं समस्थानिक क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं।
समस्थानिक क्या होते हैं? बेनाविक। देखिए बेनाविक जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। बेनाविक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है स्टूडेंट? भिन्न भिन्न होती है। अगर हम बात करें Cl17 होता है, Cl17 35 भी होता है, Cl17 36 भी होता है। अगर हम समस्थानिक को अपने लाइफ से समझें तो मान लीजिए अगर आप एक शॉप कीपर हैं, दुकानदार हैं, तो अपनी दुकान में क्या करते हैं? हर स्थान को अलग अलग रख देते हैं। समस्थानिक देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 10 पीस हैं काऊ के, तो आप क्या करेंगे? उनको एक जगह रख देंगे और उनका जो रेट होगा वो तो अलग अलग होगा ना, लेकिन आपने रखा तो एक पार्टिकुलर एरिया जो है वो आपकी दुकान में ही है, तो उनका रखने का स्थान तो अलग है, वो सॉरी सेम है, लेकिन आपकी जो रेट है वो अलग अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं समभारिक की। समभारिक पर आपको टिप्पणी करना है। समभारिक क्या होते हैं? देखिए बेनाविकीय परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है समान होती है। मान लीजिए उनकी जो रेट है वो बिल्कुल कैसी होगी? समान होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नाभिकीय बल की परिभाषा देना है। जो नाभिकीय बल होता है उसकी परिभाषा देना है आपको। नाभिकीय बल क्या होता है? नाविक के बीच में लगने वाला वह बल या भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? देखिए नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब होता है जुड़ना और विखंडन मतलब होता है टूटना। ठीक है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगर हम नाभिकीय विखंडन की परिभाषा बात करें तो जब एक नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और आप इसका एक उदाहरण ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता जो होती है वो चालक और अर्धचालक के बीच में होती है, वो चालक और अचालक के बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? संधि डायोड में अपक्षय परत या हरासी परत स्तर से आप क्या समझते हैं? देखिए अपक्षय परत जो होता है संधि डायोड होता है, उनमें क्या होता है? पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है अपक्षय परत कहलाती है। देखिए पीएन संधि जो डायोड होता है उसमें निकट दोनों ओर जो वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी स्वतंत्र आवेश उपलब्ध नहीं होता है उसे हम अपक्षय परत कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की। 24 और 25 क्वेश्चन आपके लिए किसके लिए है स्टूडेंट? HW, इसका मतलब होता है होम वर्क। H फॉर होम होता है, वर्क W4 होता है वर्क, यानी कि हिंदी में घर का कार्य। एक तो आपको घर से क्वेश्चन करना है, अपने घर में करना है कि बायो-सावर्ट का नियम, और दूसरा है करना आपको हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। और अगर आपको इस समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करना, हम इनको न्यूमेरिकल के साथ लास्ट में समझा देंगे। तो बस आप कुछ ही समय बाद आपके लिए आने वाला एक न्यूमेरिकल का वीडियो, एक डेरिवेशन का वीडियो, जिसमें हम संपूर्ण किताब के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल समाप्त करेंगे, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में समझाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्यारा सा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।